हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जब टॉपिक प्रबोधन कवर कर रहे थे उसमें हमने पहले उसकी विशेषताएं देखी थी और उसके बाद जो भी उसके विचारक थे जैसे हमारे वॉल्टेयर, डिड्रो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जो भी थे उसमें उनका जो बल था वो किन किन बातों पर था वो सब हमने कवर किया था। और उसी के चलते हमने ये भी देखा था कि जो इनका प्रभाव है, जैसे हम कहें राजनीतिक क्षेत्र में, ये सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। और वही अर्थव्यवस्था की बात करें, हम कहें आर्थिक क्षेत्र में, तो ये मुक्त अर्थव्यवस्था चाहते थे, जो कि एडम स्मिथ जी ने बताया भी था। और तीसरा जब हम कहें सामाजिक क्षेत्र में, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। ये तो था हमारा जो प्रबोधन के जो भी प्रबुद्ध चिंतक थे उनका बल किन किन बातों पर था। लेकिन अब यही हम देखें जो इसकी कुछ सीमाएं भी रही हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे ये सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। अर्थात इनका मतलब था कि जो भी राजा है वो एक इलेक्टेड बॉडी के द्वारा कार्य करे। यहाँ पे जो भी विधानमंडल है उसके द्वारा ये अपना कार्य संचालित करे। लेकिन आप देखेंगे जो इसमें ये मताधिकार की बात करते हैं वो सार्वत्रिक मताधिकार न कह के सीमित मताधिकार की बात करते हैं। अर्थात इसमें आप देखेंगे जो मध्य वर्ग है, क्योंकि ये सब कुछ मध्य वर्ग का ही दृष्टिकोण है, ये हम कहें उसी के शासनकाल में चल रहा है ये सब। तो जो मध्य वर्ग है वो चाहता है कि जो भी शक्तियां हैं वो चर्च और कुलीनों से होकर के मध्य वर्ग तक तो आ जाए, लेकिन उसके नीचे निम्न वर्ग तक न जाए। रीजन क्या है उसका? क्योंकि आप देखेंगे जो निम्न वर्ग थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए जो मध्य वर्ग को एक भय था कि अगर ये शक्ति जो है या मताधिकार अगर निम्न वर्ग को मिल जाता है इसका अधिकार, तो वो हमें बहुत जल्दी ही रास्ते से हटा देंगे और जो भी शक्ति है वो कम्प्लीटली अपने हाथों में ले लेंगे। तो यही जो इनका डर था, स्टार्ट से इन्होंने सीमित मताधिकार की बात की। हम कहते जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके साथ, अर्थात इन्होंने कुछ विशेषताओं को देखते हुए मताधिकार की बात की है, जहां पर हम कहते हो संवैधानिक सीमित मताधिकार। ये थी इसकी सीमा। अब इसके बाद जो हमने वहां पर देखे थे विचारक, जो हमारे डिड्रो थे, वॉल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक थे, उसमें हमने एक रूसो जो थे दार्शनिक, उनके विषय में बस सिर्फ एक चर्चा की थी, इनका नाम वगैरह ऐसे ही देख लिया था। अब आज इनके बारे में देखते हैं कंप्लीट कि वो किस किस चीज के जनक कहे जाते हैं, या हम कहते हैं उनका जो दर्शन है वो क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे जो रूसो है, सबसे पहले तो उनका नाम जो है कंप्लीट वो है जीन जैक्विस रूसो। ये आप देखेंगे पहले तो ये जिनेवा में रहते थे, लेकिन इनका जो लगभग टाइम बीता हुआ है, जन्म इनका जिनेवा में हुआ था, लेकिन जिनका लगभग टाइम बीता है वो फ्रांस में है। तो ये फ्रांस में चूंकि यहाँ पर इनका टाइम बीता हुआ है, तो इसी कारण से ये लगभग इसी के दार्शनिक कहे जाते हैं। आप देखेंगे जो प्रबोधन के टाइम के थे जितने भी विचारक, उसी के समकालीन रूसो जी भी थे, लेकिन इनका जो दर्शन था वो उनसे बिल्कुल भी अलग था। जैसे आप देखेंगे उन्होंने बात की है तर्कवाद व वैज्ञानिक पद्धति की, जबकि वहीं पर जो रूसो जी हैं वो भावावेश की बात करते हैं। भावावेश का मतलब आप देखेंगे इनका कहना है कि जो इंसान को खुशी होती है वो किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या हम कहें लॉजिक से नहीं होती है, तर्क से, वो उसको एक भाव से, हम कहें आनंद से, जो भी उसका, जैसे किसी को किसी चीज में विश्वास है, सपोज अगर हम कहें यहाँ पर गंगा जल का एग्जाम्पल लें, तो जैसे कोई व्यक्ति है उसको गंगा जल में उसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, वो आता है उसे पानी पीता है, उसे बहुत ज्यादा ही आनंद मिलता है। लेकिन वही हम कहें कि अगर कोई इसमें अपना लॉजिक लगाने लगे कि इसमें बहुत सारे कीटाणु प्रदूषित है ये, तो इससे उसके मन को सांत्वना या हमको उसके मन को खुशी नहीं मिलेगी। तो यही यहाँ पर इन्होंने भावावेश की बात की है कि जो भी प्राप्त होती है आनंद की वो हृदय से होती है, मन से नहीं। यही देखेंगे आप इनका दर्शन है। इसी के कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म या फिर स्वच्छंदतावाद का जनक। यही आप देखेंगे इन्हें प्रजातंत्र का भी जनक कहा जाता है, उसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि अभी हमने देखा भी कि जहां पर सब लोग सीमित राजतंत्र की बात कर रहे थे,
इन्होंने प्रजातंत्र की बात की। तो हम देखते हैं कि उसका क्या पार्ट लॉजिक है। यहाँ देखेंगे जो इन्हें प्रजातंत्र का जनक कहा जाता है, उसके पीछे का जो कारण है, इनकी एक अवधारणा है जिसे हम कहते हैं सामान्य इच्छा की अवधारणा। इसे ही ये संप्रभु की इच्छा कहते हैं। संप्रभु मतलब सॉवरेन। अर्थात इनका कहना है कि जैसे यहाँ पर कोई कम्युनिटी है, उसमें जो भी लोग रहते हैं, प्रत्येक इंसान में दो तरह की इच्छा होती है। एक होती है उत्कृष्ट, अर्थात वो सबका कल्याण चाहती है, और दूसरी होती है निजी स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो रूसो जी का कहना है कि जो उत्कृष्ट वाली इच्छा है, हम कहें जो सबकी कल्याण चाहने वाली इच्छा है, उसका अगर महत्व समापवर्तक जो योग होता है, अर्थात हम कहें उसका कंप्लीटली जो योग होता है, अगर उसको निकालें तो वही होती है सामान्य इच्छा की अवधारणा। यही से इनका कहना था कि जो उत्कृष्ट वाली है उसी का हम पूरा योग ले लें। तो इन्होंने कहा कि जो राजा है उसे भी सामान्य इच्छा से ही शासन करना चाहिए। इसी तरह से इन्हें राष्ट्रवाद का भी जनक कहा जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो आप देखेंगे, जो भी हमने कल पिछले लेक्चर में देखा भी था कि जो भी मांटेस्क्यू थे, दिदरो थे, इन सब ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जबकि जो रूसो जी हैं, इन सब का बल जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर था। और वहीं पर रूसो जी समुदाय की शक्ति की बात करते हैं। अर्थात यहीं से जो एक समुदाय होता है वो राष्ट्रीय भावना यहीं से हमारी आती है। तो इस कारण से इन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से हमने अभी तक रूसो के विषय में तीन बातें देखी। एक तो उन्हें स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है, दूसरा राष्ट्रवाद का, और तीसरा प्रजातंत्र का। अब अगर हम इसमें समाजवाद का तत्व देखें रूसो के दर्शन में, 4 नंबर पे, तो देखेंगे आप पहले जो कुछ ईसाई चिंतक थे वो सभी लोगों को समान बताते थे। सभी लोग समान हैं, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं। क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं। जबकि जो रूसो जी कहते हैं, ये भी सेम वाक्य कहते हैं कि सभी लोग समान हैं क्योंकि सभी प्रकृति की संतान हैं। अर्थात इन्होंने भी सबको समान ही बताया है, लेकिन जो डिफरेंस आया है वो आधार में आया है। अर्थात इन्होंने धर्म को आधार नहीं माना है। ये था जो समाजवाद का तत्व था रूसो के विचारों में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तर्कवाद को चुनौती भी मिली है। तो वो किसने दिया है, किन किन कारणों से मिली है। तो पहली चुनौती तो आप देखेंगे कि रूसो जी ने ही दी है, जिनका ये दर्शन है इस तरह का कि हर एक चीज का खंडन कर दिया प्रबोधन में। तो जो तर्कवाद को चुनौती सबसे पहले मिली है वो रूसो जी ने दी है। और दूसरा जो है वो उत्तर आधुनिकता काल है, या उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें आप देखेंगे जो आधुनिकतावाद था, या हम कहें कि जो तर्कवाद का विषय था, उसमें कहा जा रहा था कि तर्कवाद व वैज्ञानिक पद्धति ही समस्त समस्याओं का निराकरण है। या हम कहें तो जो भी सभ्यता है मानव की,
ये सब हमने प्रबोधन में देखा भी है। जो मानव सभ्यता है वो तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति से अपने पूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन अगर हम पिछले 250 वर्षों का अनुभव करें तो उसमें हम देखेंगे कि ये वैज्ञानिक पद्धति के जो विकास से हुआ है, ये हम कहें विज्ञान के विकास से जितनी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे हम कहें कि जितने भी मारक हथियार हैं वहां से लेकर के जो भी आज पर्यावरण संकट बना हुआ है ये सभी विज्ञान की ही देन है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का एक समूह आता है और उसका मानना है कि चूंकि ये आधुनिकतावाद कहता है कि इसी मार्ग पर चलते हुए हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद में विचारकों का एक समूह आता है तो उसका कहना है कि ना तो कोई एक सत्य है और ना ही इसे पाने की कोई एक राह। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि तर्कवादी हमको सत्य तक ले जाएगा। इसी कारण से इन्होंने इसका खंडन किया हुआ है, इन्होंने इसको चुनौती दी है। ये तो हो गया जो तर्कवाद को चुनौती दी गई पहली रूसो द्वारा, दूसरी उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो अमेरिकी क्रांति घटित होती है लास्ट में, हम कहें इसके आगे उस पर प्रबोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो 1789 में हमारी घटित होती है फ्रांस की क्रांति उस पर प्रबोधन का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अमेरिकी क्रांति पर प्रबोधन का प्रभाव है। अब यहाँ हम देखते हैं जो अमेरिकी क्रांति पर प्रबोधन का प्रभाव। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जो अमेरिकी महाद्वीप था या जो भी था उसके जो औसत अमेरिकी थे वो आशावादी थे। और प्रबोधन भी आप देखेंगे तो हमने उसमें पीछे उसकी विशेषता में भी देखा था कि ये दृष्टिकोण जो है वो आशावादी था। यही कारण था कि अमेरिकी लोग जो है वो प्रबोधन की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो गए। और यही आप देखेंगे जो यूरोपीय समाज की आदर्श समाज की कल्पना कर रहे थे कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो या हम कहें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। और उसी प्रकार का आप देखेंगे जो समाज था वो अमेरिका में बना हुआ था। यही रीजन था जो इसका अमेरिकी क्रांति पर प्रबोधन के प्रभाव का। वही हम देखें जो अमेरिकी दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बाद में क्रांतिकारी बने, उस टाइम के जो भी चिंतक थे वो यूरोप की यात्रा भी करते हैं, जिसमें पहले हैं थॉमस जेफरसन और दूसरे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दोनों ने यूरोप की यात्रा की और वहां से बहुत प्रभावित होकर लौटे। तो इसमें जो अमेरिकी क्रांति है इसमें इनका भी प्रभाव काफी ज्यादा रहा। ये हो गया जो हमारी अमेरिकी क्रांति है। अब यहीं पर हम देखें जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति पर प्रबोधन का प्रभाव। इसमें आप देखेंगे जो हमने पिछले जितने भी विचारक कहे हैं वही जॉन लॉक को छोड़ दिया जाए तो जो भी वाल्टेयर थे, दिदरो थे, मॉन्टेस्क्यू थे और ओवरऑल रूसो को भी मान सकते हैं इसमें, क्योंकि उनका जो एक टाइम स्पेंड हुआ है लगभग लाइफ का वो फ्रांस में ही हुआ है। इस कारण से आप देखेंगे जितने भी विचारक थे वो फ्रांस के ही थे। लेकिन जो एक इसकी सीमा होती है कि विचारकों का प्रभाव तो पड़ा लेकिन एक सीमा थी, क्योंकि ये सभी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे जितने भी विचारक थे। ये जो वाल्टेयर, दिदरो और मॉन्टेस्क्यू ये सभी जितने भी विचारक थे ये सभी मध्यवर्गीय विचारक थे। आप देखेंगे जो मध्यवर्गीय विचारक होते हैं ये परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन एक शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, अर्थात ये
क्रांति नहीं चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे चूंकि फ्रांस में क्रांति भी घटित हुई है, तो इनका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही सीमित प्रभाव था, क्योंकि उस फ्रांस की क्रांति उससे भी बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। तो इस तरह से कहें प्रभाव तो पड़ा, लेकिन बहुत ही सीमित प्रभाव पड़ा। तो ये था जो हमारा अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति पर प्रबोधन का प्रभाव पड़ा है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है अमेरिकी क्रांति, लेकिन उसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए